सो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए क्लास में। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का फर्स्ट चैप्टर यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले जान लेते हैं, यह एक निबंध है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इस पाठ के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। इस पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। उनका जन्म यानी भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। यानी भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? अगर जब भी हमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिले तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में हुआ था और एक दलित परिवार में हुआ था, बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। देखिए आगे क्या है। उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त किया। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा अमेरिका और लंदन से। तो चलिए आगे क्या है क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अम्बेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। यह जो पूरा कहानी है, यहाँ निबंध है, यह पूरा एक प्रसिद्ध भाषण भीमराव अम्बेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जिसका रूपांतरण आगे बताते हैं ललाई सिंह यादव ने किया था। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव ने किया था। जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण था भीमराव अम्बेडकर जी का, उसे रूपांतरण हिंदी में ललाई सिंह यादव ने किया था। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन 1956 में दिल्ली में हुआ था। जो अम्बेडकर जी का देहांत हुआ था वो 1956 के दिल्ली में हुआ था। तो अगला आगे देखते हैं क्या है। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। जो उनके बहुत ही अच्छे जो प्रभावकारी थे वह बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फुले थे। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन सा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। और इसके प्रमुख रचनाएं कौन कौन से है और क्या क्या है। इनकी प्रमुख रचना द कास्ट इन इंडिया और देयर मैकेनिज्म, यह भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान में देखिएगा दोनों को। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यह उतना नहीं पूछता है। हु आर शुद्राज, यह भी बहुत बार पूछ चुका है। बुद्धा एंड हिज धामा, यह भी पूछा हुआ है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी से इस पूरे निबंध को लिखा गया है हिंदी में और इसे रूपांतरण किया है ललाई सिंह यादव जी ने। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। द अनटचेबल्स और है हु आर दे, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन आदि। तो चलिए इनका हम लोग प्रमुख रचनाएं देख चुके हैं, जिसमें से 2 या 3 ही बहुत ही अति प्रसिद्ध है जो हमेशा आता है। तो चलिए देखते हैं इसका पाठ परिचय क्या है। जो पूरा पाठ जो है यानी प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है, जो जिसे हिंदी में रूपांतरण ललाई सिंह यादव जी ने किया है। यह भाषण लाहौर में जाति पाति तोरक मंडल के, चलिए आगे देखते हैं क्या है। जाति पाति तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन, यहाँ पर हो जाएगा वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। वार्षिक सम्मेलन के तैयार किया गया था। आयोजकों की सहमति न बनने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का विरोध किया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, भाईचारा जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। लेखक का मानना है कि आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का होना आवश्यक है। इस पूरे पाठ में जातिवाद के बारे में बताया गया है, जिसका जो उसके पोषक है उसके तर्क में बोलते हैं कि जातिवाद और श्रम विभाजन एक ही है, उसमें कोई भी असमानता नहीं है। तो पूरे इस कहानी में इसी जातिवाद के ही लेकर पूरे कहानी को बनाया गया है, जो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट भाषण से लिया गया था, जिसे ललाई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरण किया था। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है?
विडंबना का स्वरूप क्या है, इस पूरे कहानी को हमने नहीं पढ़ाया क्योंकि इसमें कोई मतलब अच्छा चीज नहीं है। इसमें सिर्फ जातिवाद के बारे में बताया गया है, यह समझ में भी आपको नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। इस क्वेश्चन आंसर से भी आप पूरे कहानी को भी समझ सकते हैं। तो उत्तर में देखते हैं इसका, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यहाँ पर लेखक के नजर से, यानी लेखक जो मानते हैं कि यह विडंबना की बात है कि इस आधुनिक काल में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसान भाषा में बनाया गया है जिससे आपको पढ़ने और याद करने में थोड़ी भी कठिनाई ना हो। चलिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, जो श्रम विभाजन है उसके बारे में। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो दूसरे लोग हैं इसमें वह मानते हैं कि इस जो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और श्रम विभाजन ही जाति प्रथा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो इसका उत्तर है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य कुशलता के साथ साथ लोगों का विभाजन सही नहीं है। इसमें बताया गया है कि जैसे हमारे लोग जो अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन जो पहले के जमाने में था कि बढ़ई का बेटा जब भी बनेगा बढ़ई ही, जिसमें किसी को रुचि भी नहीं रहती थी फिर भी उसी बिजनेस को उसे करना पड़ता था। जैसे मोची का बेटा है तो उसे मोची ही बनना पड़ेगा, यानी जीवन के पहले ही उसका पेशा तय कर दिया जाता था। तो चलिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से उच्च नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो भारत में जो है, यहाँ पर उदाहरण में देखते हैं, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य चुनने नहीं देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। जैसे जो हमारे पूर्वज थे, यानी मेरे पिताजी अगर मोची का काम कर रहे हैं तो मैं भी मोची का काम करूंगा, और अगर वह किसी का बाल काटते हैं तो मैं भी बाल काटूंगा। वैसा उस वक्त का पूरे जाति प्रथा भारत में पूरा फैला हुआ था। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। जो यहाँ पर है, लेखक आज के उद्योगों यानी जो गरीबी जो है और उत्पीड़न है उससे भी बड़ी समस्या किसे मानता है, और मानता भी है तो क्यों मानता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। जो पूरा जाति प्रथा है वह उनके मन से, अपने मनों से कार्य करने, यानी जो अपना बिजनेस है, जो अपना चाहे वह काम उसे करने की अनुमति नहीं देती है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख हैं। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो देखते हैं क्या कौन से विषय को आवश्यक माना है। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा को आवश्यक माना है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले चैप्टर को अभी हम पढ़ाएंगे तो उससे कुछ अलग अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। इसमें कुछ जाति वाद के बाद में लिखा हुआ था और जिससे समझने में बहुत बार नहीं होती है, इसलिए हमने उसे पूरा अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया है। तो देखते हैं अगला नंबर चैप्टर है 20 का दांत, उसे अच्छा से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही।